नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले कुछ सेशन से पद परिचय पढ़ रहे हैं और पद परिचय हमने बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। और अब हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हमने प्रश्न जो है उसके आधारित अगर प्रश्न आते हैं तो हमने उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो पिछले सेशन में हमने सॉल्व किया था संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित। आज हम क्रिया विशेषण और बाकी सभी जो हमने इसमें पढ़ी चीजें वो सभी हम अभ्यास के प्रश्नों के द्वारा समझेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। रेडी हो जाइए आप सभी, कॉपी पेन पेंसिल लेकर। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में पद परिचय में पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम में मैंने यहाँ पर आपको 3 तरह के सर्वनाम बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह। तो हमने कहा कि इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद? बोलने वाला व्यक्ति जो अपने लिए प्रयोग करता है उसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाला व्यक्ति जो अपने लिए प्रयोग करता है उसको हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वह यानी कि जो अन्य व्यक्ति के बारे में जो बात की जाती है उसको हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के यहाँ पर इन 3 भेदों को जाना था। और उसके बाद सर्वनाम के जो बाकी भेद मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से भेद बताए थे सर्वनाम के? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद मैंने आप लोगों को सर्वनाम के बताए। और इन 6 भेदों में जो पहला भेद है वो हमने बिल्कुल कंफर्म तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। तो आप अब बिल्कुल सीख गए होंगे कि जहां पर मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और जहां पर वह शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से इन तीनों से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स हमने अपने जो पद परिचय हमने जो पढ़ा था उसमें हमने तीनों से जुड़े हुए एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिए थे। तो ये तो था सर्वनाम। फिर हम सर्वनाम के दूसरे भेद यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम को जानेंगे कि क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ निश्चय वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जब सर्वनाम कोई पास की वस्तु या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि वो निश्चित है कि कोई वस्तु पास है या कोई वस्तु दूर है। जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, ठीक है, यह पुस्तक तुम्हारी है, यह पुस्तक तुम्हारी है। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं वह हमारा विद्यालय है, तो देखिए यह और वह निश्चित वस्तु की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है कि यह पुस्तक तुम्हारी है और वह हमारा विद्यालय है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हम इसको इसलिए कहते हैं कि किसी भी वस्तु के दूर या पास होने की ओर ये निश्चित संकेत करते हैं। दूर या पास होने की ओर निश्चित संकेत करते हैं, किसी वस्तु के दूर या पास होने की तरफ को ये संकेत करते हैं, इसीलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट, नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक
वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अनिश्चय में जब सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु, प्राणी, व्यक्ति आदि का बोध नहीं होता है, यानी कि निश्चयवाचक जिसमें आपको कंफर्म है यह या वह, निश्चित है वस्तु कोई। अनिश्चय में कोई व्यक्ति, वस्तु या प्राणी निश्चित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। तो यहां पर आपने देखा दरवाजे पर कोई आया है, जो कोई शब्द है आपका, ये सर्वनाम शब्द है। और कैसा शब्द है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप कभी भी वाक्य में अगर इस तरह का वाक्य आपको दिया जाता है कि दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, आपको सेंटेंस दिया गया, आपको कहा गया है कि आप सबसे पहले इसमें सर्वनाम छांटो और फिर उसमें आपको सर्वनाम का भेद बताना है। तो सर्वनाम है कोई और है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि आपको नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन आया है। बिल्कुल। नेक्स्ट, संबंध, या फिर दूसरा एग्जांपल, दूध में कुछ गिरा है। तो इस तरह के शब्द जहां पर कोई चीज हमें निश्चित नहीं होती है उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 4, अगर मैं नंबर 4 हमारा है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने का काम करता हो। क्योंकि ये सर्वनाम यहां पर आपको बताया गया कि वो सर्वनाम है और वो क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से। जैसे मैं कहूं जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह पास होगा। जो मेहनत करेगा वह पास होगा। तो जो शब्द जो है सर्वनाम है और वह शब्द भी सर्वनाम है। और ये किस तरह के सर्वनाम शब्द है? यहां पर दोनों ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। देखिए, आपको सबसे पहले यहां पर आपको कहा जाएगा कि आप सर्वनाम छांटिए। आप छाटेंगे, 2 सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा, जो शब्द किसी के लिए किसी का नाम नहीं लिया गया है, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जो मेहनत करेगा वह पास होगा। आप छाटेंगे 2 सर्वनाम और किस तरह का सर्वनाम होगा? ये संबंधवाचक। इस तरह का वाक्य अगर आपको आता है कि जो मेहनत करेगा वह पास होगा, तो आप बताएंगे कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वह पास होगा। बिल्कुल इसी तरह, और इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो करेगा वो भरेगा। जो करेगा वो भरेगा या सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो दोनों सर्वनाम शब्द है, लेकिन किस तरह के सर्वनाम शब्द है? संबंध बोधक सर्वनाम शब्द है। और नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम? देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संबंध में प्रश्न पूछे जाने या प्रश्न किए जाने का बोध होता है, उसे हम सर्वनाम, उस सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रश्न पूछे जाने का बोध हमें होता है। जैसे कौन आया है?
कौन आया है। अगर आपको यहां पर कहा गया इस वाक्य को देकर कि इसमें सर्वनाम शब्द का पद परिचय बताइए, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द का पद परिचय बताइए, तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले कौन, और कौन के बाद आप देखेंगे कि ये सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? क्या ये क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्योंकि यहां पर बोला गया है कौन आया है, प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम ये आपका होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक और, आज तुमने क्या खाया? आज तुमने क्या खाया? आज तुमने क्या खाया? तो इस वाक्य में आपको सबसे पहले सर्वनाम छांटना है, तो आप यहां पर कहोगे क्या, क्योंकि आप यहां पर सर्वनाम की बात कर रहे हो और प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हो, तो वैसे तो तुमने शब्द भी सर्वनाम है, लेकिन क्योंकि हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या के बारे में बताएंगे। तो जैसे आज तुमने क्या खाया, तो क्या शब्द को आप लिखेंगे और उसमें लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है नंबर 6, निज वाचक। निज का क्या अर्थ होता है? निज का क्या अर्थ होता है? निज का अर्थ होता है स्वयं, निज के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए। तो देखिए, आप वाक्य में जब इस तरह के शब्द देखते हैं, स्वयं, अपने आप, तो वहां पर वो भी सर्वनाम शब्द है, क्योंकि उस पर नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देती हूं। महेश यह काम स्वयं कर लेगा। महेश यह काम स्वयं कर लेगा। तो आपको सर्वनाम छांटना है। सर्वनाम शब्द है स्वयं, लेकिन पद परिचय बताते समय आपको सर्वनाम के भेद याद होने चाहिए, तो आप बता पाएंगे कि ये सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि अपने लिए यहां पर शब्द प्रयोग किया गया है, निजवाचक सर्वनाम। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी। वह अपने आप आ गया। वह अपने आप आ गया। तो जैसे वह अपने आप आ गया, तो आपका सर्वनाम शब्द है अपने आप। और किस तरह का सर्वनाम शब्द है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम शब्द ये यहां पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के भी सारे भेदों को यहां पर जान लिया है। और क्रिया के हम भेद जान चुके हैं, क्रिया को हम समझ चुके थे, क्रिया को हम पढ़ चुके थे कि कौन कौन सी विशेषण को हम पढ़ चुके हैं कि गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम एवं सर्वनामिक एवं सांकेतिक संकेतवाचक विशेषण। तो इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिनके उत्तर
आपको फटाफट से बताने होंगे, यानी कि जिनके उत्तर आप स्वयं से बताएंगे, स्वयं से आप जिनके उत्तर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर प्रश्न लेंगे, वह छात्र बुद्धिमान है। वह छात्र बुद्धिमान है। तो यहां पर आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीन चीजें आपको इस वाक्य में दिखाई दे रही है। तो कौन कौन सी तीन चीजें हैं? सबसे पहले वह, उसके बाद छात्र, उसके बाद बुद्धिमान। सबसे पहले वह, दूसरा छात्र और तीसरा बुद्धिमान। तो तीन तरह की चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अगर आपको ये वाक्य दिया जाता है वह छात्र बुद्धिमान है, तो आपको इसमें कहा जाता है कि इसमें देखिए आप संज्ञा भी देख रहे हैं और सर्वनाम भी देख रहे हैं और विशेषण भी आप इसमें देख रहे हैं। वह छात्र बुद्धिमान है, वह क्या है? सर्वनाम है। छात्र क्या है? संज्ञा है। बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। तो तीन तरह की चीजें आपको एक ही वाक्य में दी गई है, तो आपको इन वाक्यों का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आपको पद परिचय देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पद परिचय देते वक्त आप किन चीजों का ध्यान रखते हैं? तो देखिए, पद परिचय देते वक्त सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि भेद, उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन। तो ये तीन चीजें हमें जरूर याद होनी चाहिए पद परिचय देने के लिए। तो यहां पर जैसे मैंने कहा वह शब्द प्रयोग किया गया है, तो वह शब्द अभी अभी मैंने आपको सर्वनाम के भेद क्लियर करवाए, सर्वनाम के भेद मैंने पढ़े। तो वह शब्द हमने कहां पर पढ़ा था? चलिए कोई नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो मेहनत करेगा वह पास होगा। तो यहां पर ये आपका संबंध वाचक सर्वनाम है, लेकिन क्योंकि हम ये जो वह शब्द आपका यहां पर प्रयोग किया गया है ये विशेषण है, यानी कि उसकी विशेषता को बताया गया है। तो ये कौन सा विशेषण है? देखिए, आपने सर्वनामिक विशेषणों के बारे में पढ़ा होगा कि सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। तो आप देख रहे हैं यह जो सर्वनाम शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये किससे पहले प्रयोग किया गया है? संज्ञा के पहले प्रयोग किया गया है। छात्र आपका क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से छात्र आपका संज्ञा शब्द है और वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। तो इसको हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे क्योंकि ये संज्ञा के ठीक पहले लगा है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि वह शब्द जो है विशेषण है। और कैसा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट, छात्र शब्द आपको यहां पर दिया गया है और वह शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए आप यहां पर लिखेंगे पुल्लिंग और दूसरा एक वचन। और छात्र शब्द जो आपका यहां पर लिखा गया है, तो छात्र क्या है? किस तरह का शब्द है? अगर यहां पर केवल एक बच्चे का नाम लिखा रहता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन क्योंकि छात्र कहा गया है तो इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पूरा ग्रुप भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ये कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा और एक वचन है। छात्र, केवल छात्रों नहीं लिखा गया है, छात्र लिखा गया है, तो एक वचन शब्द है, पुल्लिंग है।
छात्रा होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन एक छात्र लिखा गया है तो इसीलिए ये आपका पुल्लिंग है। और दूसरा इसमें क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, ये क्या है, कर्ता कारक है। अब आता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान शब्द आपको पता है कि ये विशेषण है। बुद्धिमान शब्द क्या है, विशेषण है। लेकिन किस तरह का विशेषण है, विशेषण के भेद आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से भेद होते हैं। परिमाणवाचक, संख्यावाचक और स्थानवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक एवं सर्वनामिक। तो सर्वनामिक विशेषण हम लिख चुके हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, संज्ञा या संज्ञा के पहले आता है, सर्वनाम के पहले आता है, उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और छात्र का हमने लिख लिया जातिवाचक। और बुद्धिमान शब्द यानी कि ये गुण को यहाँ पर बता रहा है, छात्र के गुणों की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। और ये आपका एक पुल्लिंग शब्द है। और दूसरा ये क्या है, एक वचन है। और आपको जब आप विशेषण का पद परिचय लिखते हैं तो आप क्या क्या चीजें याद रखते हैं, आप उस विशेष्य को भी याद रखते हैं जो विशेषण होता है। तो यहाँ पर विशेषण किसका है, छात्र का विशेषण है। ये किसका विशेषण है, छात्र का विशेषण। यानी कि छात्र जो है इसमें वो क्या है, विशेष्य है। छात्र क्या है, विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट, आह मेरे पेट में दर्द है। ये आपको वाक्य दिया है। तो अब यहां पर आपने सबसे पहले चीजें छांटनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं आह, दूसरा है पेट में, तीसरा शब्द है दर्द है। अब आपको इन शब्दों का पद परिचय यहां पर देना है। तो सबसे पहले आह शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है। तो ना तो ये संज्ञा है, ना ये सर्वनाम है, ना ही ये क्रिया है, ना ही ये विशेषण है, ना ही ये क्रिया विशेषण है, ना ही ये संबंध बोधक है, ना ही ये समुच्चय बोधक है। तो ये हमने कहा कि जिनसे ऐसे शब्द जिससे मन के भाव प्रकट होते हों, तो यहाँ पर आह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये एक विस्मयादि बोधक आपका अव्यय है। किस तरह का शब्द है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द ये यहां पर आपका प्रयोग किया गया है। और पीड़ा सूचक है। कैसा है, पीड़ा सूचक, पीड़ा के बारे में बता रहा है। तो पीड़ा सूचक आपका ये शब्द है, पीड़ा की सूचना आपको दे रहा है। पेट में, पेट में कैसी संज्ञा है, जाति वाचक संज्ञा। दूसरा पुल्लिंग, एक वचन। और दर्द है, दर्द क्या है, क्योंकि आप वाक्य पढ़ेंगे मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, यानी कि कर्म जो है साथ में है, तो इसीलिए ये सकर्मक क्रिया है। और बहुवचन है, पुल्लिंग है, और
कृतवाच्य है। ये सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है एवं कृतवाच्य है। तो इस तरह से ये हमने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा। एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहां पर आपको धीरे धीरे जो शब्द है इसका आपको पद परिचय देना है। तो धीरे धीरे शब्द क्या है आपका, चलता है क्या है। सबसे पहले आप वाक्य को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो चलता है आपकी क्रिया है और धीरे धीरे शब्द उसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये आपका क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के भी भेद आपको पता होने चाहिए। अब आपको पता चल गया कि धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है। लेकिन क्रिया विशेषण के भी भेद है जो कि बहुत अच्छे से हमने पढ़े हैं, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं और आप लोगों ने शायद अपनी कॉपी में भी लिखे होंगे। तो क्रिया विशेषण में धीरे धीरे शब्द आपके रीति वाचक क्रिया को दर्शाता है, यानी कि क्रिया के होने की जो रीति है, जो विधि है कि क्रिया किस तरह से हो रही है, क्रिया धीरे धीरे हो रही है, तो इसको आप लिखेंगे रीति वाचक क्रिया विशेषण। रीति वाचक क्रिया विशेषण। और ये क्रिया का क्रिया विशेषण है, यानी कि जो क्रिया हो रही है, किसका क्रिया विशेषण है ये भी आपको बताना है। तो ये क्रिया का क्रिया विशेषण है। क्रिया का क्रिया विशेषण। और एक और चीज इसमें यहां पर दिखाई गई है कि ये अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से हमने इस वाक्य का भी पद परिचय जान लिया। इसमें किस तरह से वाक्य का हम पद परिचय लिख सकते हैं। तो कुछ वाक्य ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। हम आगरा घूमने गए। आपको स्वयं से शब्द छांटना है और बताना है। ईमानदारी बड़ी दुर्लभ वस्तु है। नंबर 3, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। नंबर 4, मैं अस्वस्थ था इसलिए विद्यालय नहीं आया। आप सबसे पहले देखेंगे कि इन वाक्यों में कौन सा शब्द आपको प्रधान लग रहा है। जैसे मैं अगर कहूं
कि हम आगरा घूमने गए। तो हम आगरा घूमने गए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने देखना है कि आगरा शब्द जो है वो आपका कुछ महत्व दिखा रहा है, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण चीज है और संज्ञा है। तो अब आपको पता चल गया ये संज्ञा है। तो ये कौन सी संज्ञा है? क्योंकि हमने कहा जो विशेष वस्तु होती है, विशेष व्यक्ति होता है, उसके नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आगरा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगला आप वाक्य देख रहे हैं, ईमानदारी बड़ी दुर्लभ वस्तु है। तो ईमानदारी क्या है? देखिए ईमानदारी शब्द प्रयोग किया गया है। ईमानदारी क्या है? तो ईमानदारी आपकी भाववाचक संज्ञा है। किस तरह की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो थोड़ी थोड़ी हिंट मैंने आप लोग को दे दी, बाकी का आप स्वयं से करेंगे और भी एग्जाम्पल्स आप लेकर इस तरह के होमवर्क को कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पद परिचय से जुड़ी हुई सारी अभ्यास की जो चीजें हैं वो भी हमने कर ली, अभ्यास के जो प्रश्न है वो कुछ हमने करे। तो आशा करती हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे से जो पद परिचय है वो क्लियर हो गया होगा और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसी के कारण आपको संज्ञा सर्वनाम से जुड़ी हुई सारे जो भेद हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। तो आप इस होमवर्क को कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।